मेरे पाकिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त थे, वो कभी ये नहीं कह पाएंगे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कभी नहीं कह पाएंगे। तो ये इस्लामोफोबिया है कि हम उनसे कहें कि तुम बोलो हिंदू मुस्लिम भाई भाई। इस्लामोफोबिया हमारे अंदर नहीं है, इस्लामोफोबिया उनके अंदर है जो एक मुसलमान को मजबूर करते हैं ये कहने के लिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। यूरोपियंस ने इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं प्रोटेस्टेंट कैथोलिक के नाम पे, 30-40 साल तक नॉन स्टॉप लड़ाइयां लड़ी हैं, आधी के आधी पॉपुलेशन खा गए हैं भाई। वर्ल्ड वॉर 2 में रशिया की अंबर जी, आपको मैं बताऊं क्या कि 20% पॉपुलेशन गायब हो गई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, अक्सर हमारे शो पर तशरीफ लाते हैं। बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। नमस्कार। जी धन्यवाद। मेहमान तो मैं खास नहीं हूं बल्कि आप खास होस्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। नीदरलैंड्स में चुनाव हुए हैं और उसकी चर्चा भारत में हो रही है। ये भी बड़ी अजीब-सी बात है जिसकी आबादी सिर्फ 1.7 करोड़ है। उसकी चुनाव की चर्चा भारत में हो रही है और जिसकी वजह माने जा रहे हैं गेट बिल्डर्स जिन्होंने चुनाव में जीत कर वो आए हैं और अ, उनको जाना जाता है, जो इस्लाम विरोधी उनके व्यूज़ हैं और जिसकी वजह से उनको जाना जाता है। और उनका जो मैनिफेस्टो था उसमें कई बड़े-बड़े उन्होंने वादे किए हैं, जबकि हम देखते हैं यूरोप में काफ़ी हद तक लोग इस्लाम की तरफ उनको इंक्लिनेशन नज़र आता है, सपोर्ट मिलता है। ऐसे में गिल्ड बिल्डर्स ने वादा किया है कि वो चुनाव जीत कर सत्ता में आते हैं, जो उन्होंने जनता के सामने वादा रखा था, तो वो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल जाएँगे। इससे क्या समझ में आता है? जी यूरोप में कुछ समय पहले एक मल्टीकल्चरलिज्म का एक आइडिया आया। वहां के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने कहा कि नेशनलिज्म को फाइट करने का तरीका है मल्टीकल्चरलिज्म। अच्छा, यूरोपियन नेशनलिज्म को इंडियन नेशनलिज्म से कतई वो ना करे, हालांकि हमें हिंदू नेशनलिस्ट और क्या क्या कहते हैं लोग, विदाउट नोइंग कि जो यूरोपियन नेशनलिज्म है वो होता क्या है। यूरोपियन नेशनलिज्म जो है वो एक टॉक्सिक थ्योरी है जो सबको अपने से कमतर समझती है और किसी को अपने यहाँ आने नहीं देना चाहती, और एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इन 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 इनबिल्ट होता है नेशनलिज्म में, यूरोपियन नेशनलिज्म में, और इसी को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी कहते हैं। यूरोपियन नेशनलिज्म को ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ही कहते हैं। ये इसलिए रिलेटेड है कि अभी आपका जो ईयू का प्रश्न है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो यूरोप में मल्टीकल्चरलिज्म का आइडिया अपनाया कि इससे हम नेशनलिज्म की फीलिंग को कम करेंगे, क्योंकि हमारे समाज के लोग दूसरे कल्चर के लोगों को देखेंगे और उससे वो एक नए समाज की उत्पत्ति होगी, वो एक नया ब्रीड बनेगा, which will be what you call an anecdote to or an antidote to growing nationalism. तो उन्होंने मल्टीकल्चरलिज्म के तहत बाहर के देशों से लोगों को अपने यहाँ बुलाना शुरू किया, स्पेशली इस्लामिक देशों से लोगों को बुलाया। टर्किश जो है आपको जर्मनी में मिल जाएंगे, या और भी मुस्लिम्स जो हैं वो ऑल अक्रॉस द यूरोप मिलेंगे, और यूरोप ने खुले मन से इनका स्वागत किया। यूरोप की जो एक पॉपुलेशन है उसने खुले मन से स्वागत किया। कुछ रेसिस्ट रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं, वो हर जगह रहते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज लोगों ने इसका स्वागत किया। धीरे धीरे यूरोप जो है वो इस मल्टीकल्चरलिज्म से, उनके स्कॉलर्स ने ये नोटिफाई करना शुरू किया कि मल्टीकल्चरलिज्म हैज बैकफायर्ड, बिकॉज इसकी वजह से हमारी जो एक कल्चरल आइडेंटिटी है वो खतरे में आ गई है, क्योंकि एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो अपनी आइडेंटिटी को इस आइडेंटिटी के साथ मर्ज नहीं करना चाहती। वो हमेशा टू नेशन थ्योरी के तहत चलती है कि अस वर्सेस देम। तो वो कभी भी लोकल चीजों को अपना मानने को तैयार नहीं थे। इवन उनके दूसरे तीसरे जनरेशन के बच्चे भी हो रहे थे तो भी वो अपने आप को उस धरती से जोड़ नहीं पा रहे थे। तो यूरोप स्टार्टेड सेइंग कि मल्टीकल्चरलिज्म हैज फेल्ड। ये यूरोप में फीलिंग आनी शुरू हो गई थी। उसके अलावा यूरोप ने एक और पॉलिटिकल आइडिया के साथ उन्होंने टॉय किया, वो था यूरोपियन यूनियन, यानी कि एक ऐसा फेडरल स्ट्रक्चर बनाना जैसा इंडिया है।
इतने सारे देशों, इतने सारे नेशंस को इंडिया एक साथ रख के चलता है, एंड इट्स अ वायबल कंट्री, इट्स अ वायबल पॉलिटिकल आइडिया। लोग अपने आप को इंडियन कहते हैं और प्राउडली कहते हैं। कोई ये नहीं कहता स्टेट कि हम इंडिया से अलग हो जाएंगे, कोई स्टेट ये नहीं कहता कि हम इंडिया को छोड़ देंगे, लेकिन यूरोपियन यूनियन एक यूरोप होने के बाद भी हमेशा ये कहता रहता है कि हम यूरोपियन यूनियन को छोड़ देंगे। उसका रीजन ये है कि यूरोपियन यूनियन ने पिछले कुछ समय से यूरोप के जो नेशनलिज्म को है उन्होंने सबड्यू कर दिया, और वो एक तरीके से अपना लॉज उनके ऊपर थोपने लगे, चाहे वो इकोनॉमिक कंसिडरेशन हो, चाहे वो ओपन बॉर्डर हो कि यूरोपियन यूनियन जो है वो रेफ्यूजी को ले लेता है, वो बांट देता है देशों में, और देशों को लेना पड़ता है, उनके पास पर्सनल चॉइस नहीं रहती है। तो ये जो नेशन स्टेट्स हैं यूरोप के छोटे छोटे, नाउ दे आर सेइंग कि इट्स टाइम दैट वी क्लेम आवर कंट्री बैक फ्रॉम ईयू, और यही बात गर्ट भी कह रहे हैं कि समय आ गया है कि अपने डिसीजन हम खुद लें। ईयू हमारे लिए डिसीजन नहीं करेगा, ईयू हमें नहीं बताएगा कि हम कितनों को अपने देश के अंदर लें और किसको अपने देश के अंदर लें। ईयू हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं डिटरमाइन करेगा, ये सब हम करेंगे। और ये ग्रोइंग डिमांड है। आपने ब्रेक्सिट देखा, अब चूंकि ये नीदरलैंड है, इसको कहा जा रहा है नेक्सिट। दिस इज गोइंग टू बी नेक्सिट, बिकॉज अगर ये आते हैं ग्रीट विल्डर्स, जिसके चांसेस है बिकॉज ही हैज वॉन 37 आउट ऑफ 150, तो अगर कोलिशन में आते हैं तो ईयू को लेके देयर इज अ लव लॉस्ट, सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि एम्ब्रेस योरसेल्फ फॉर नेक्सिट आफ्टर ब्रेक्सिट। ओके, तो एक सवाल मेरा ये है कि अगर हम जो मैनिफेस्टो की बात की हमने ग्रीट बिल्डर्स के, और उनके आने के चांस पूरे के पूरे हैं जैसा कि नजर आ रहा है, ऐसे में सवाल ये है कि अगर वो यूरोपियन यूनियन से निकलने की बात करते हैं तो क्या भविष्य आपको यूरोपियन नेशन का नजर आता है, यूरोपियन यूनियन का, सॉरी? यूरोपियन यूनियन का भविष्य तो धीरे धीरे डार्केंड होता जा रहा है ना, बिकॉज द आइडिया इज नॉट सर्वाइविंग। पहले जब आप आज से 2015 या 14 की बात है, जब ग्रीस और ये जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थे, जब व्हेन दे स्टार्टेड इकोनॉमिकली फेलिंग बिकॉज ऑफ देयर सोशलिस्ट पॉलिसी, तो उसका सारा बर्डन जो था वो जो बड़े यूरोपियन कंट्रीज थे या वेस्टर्न कंट्रीज थे उनके ऊपर आया। उन्होंने वहां पे भी लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि व्हाई शुड वी पे फॉर फेलिंग कंट्रीज व्हेन दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इनफ। दूसरा ये आया कि जब सीरिया का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और सीरिया से कई सारे सीरियन जो है वो जर्मनी में और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप में आए। कुछ कंट्री, हंगरी जैसे कंट्रीज ने स्पष्ट मना कर दिया, लेकिन बहुत सी कंट्रियों ने लिया, जैसे स्वीडन ने लिया, उसके बाद जर्मनी ने लिया, लेकिन इनका एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा। जो इन्होंने ये रेफ्यूजीज लिए, जैसे मैं जब जर्मनी में था तो एक केस बहुत वायरल हुआ था। उसमें क्या हुआ कि ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर जो कुछ सीरियंस थे उन्होंने वहां की लड़कियों को जबरदस्ती रेप किया, उनको ग्रोप किया, और गवर्नमेंट ने इस न्यूज को दबा दिया, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी ये न्यूज जो है वो फैले, बिकॉज दे वर एंटिसिपेटिंग अ बैकलैश। तो हुआ ये कि एक लड़की का यूट्यूब का अपना जो एक्सपीरियंस था, जो उसने उस रात को दिया, वो रोते हुए वो वायरल हो गया, और वो लोगों ने पिक कर लिया। तो गवर्नमेंट प्रेशर में आई, और फिर गवर्नमेंट को ये बात आइडेंटिफाई एक्नॉलेज करनी पड़ी कि हाँ ऐसा हुआ था न्यू ईयर के ईव के दिन, जहाँ पे ये लोग, ये जो रिफ्यूजीज थे, इन्होंने ऐसा किया था हमारी लड़कियों के साथ। तो फिर वहां पे भी लोगों ने कहना शुरू किया कि लड़कियों की गलती है, इतने छोटे कपड़े पहन के रात को निकलेंगी तो लोग होंगे ही। इस तरीके की थ्योरियां वहां भी आने लगी, मतलब इन ऑर्डर टू जस्टिफाई। तो ये एक लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता चला गया। जर्मनी में मैं था, जब जर्मनी में उस समय मैं रूम ढूंढ रहा था एज ए स्टूडेंट, पीएचडी स्टूडेंट अपने लिए। तो मैं खुद ऐसे कई जब मतलब आपको देखने जाना होता है फ्लैट, तो उसमें बुलाते हैं आपको इंटरव्यू के लिए। तो मैं गया, तो उसमें कई फ्लैटमेट से मेरी बातचीत हुई अपने मकान मालिकों से। तो वो ये बात बोलते थे, उनका कंडीशन था कि अगर आप रेफ्यूजी है तो हम आपको नहीं लेंगे, क्योंकि रेफ्यूजी के लिए गवर्नमेंट देती थी फिक्स। अगर आपने कोई रेफ्यूजी आप ले लेते हो ना, तो वो रेफ्यूजी आपको वो नहीं देता था रेंट, वो रेंट गवर्नमेंट की तरफ से आता था, लेकिन वो रेंट फिक्स होता था कि जैसे 400 यूरो होगा, 350 यूरो होगा, 500 से ज्यादा नहीं देंगे। तो वो पहले ही बोल देते थे कि अगर आप रेफ्यूजी हो और आप अगर स्टेट से वो ले रहे हो तो आप अप्लाई मत करो हमारे यहाँ। फिर हम उनसे मिलते थे तो एक देयर वाज अ फ्रस्ट्रेशन कि ये क्या हो रहा है, ये रेफ्यूजी तो आप ले रहे हो पर ये एसिमिलेट करने को तैयार नहीं है। तो वो जो यूरोपियन यूनियन ने ये जो पॉलिसी ली कि लोकल लोगों को, और जो अगर ये बात उठाए तो उसको बिगेट कह दे, उसको कहते ये तो रेसिस्ट है, ये बिगेट नहीं है। ऐसा कुछ लोग होंगे रेसिस्ट, लेकिन सारी जनता नहीं है। वो अपनी बात कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लो आप।
तो वो जो एक गुस्सा है लोगों में कि उनको लग रहा है कि डेमोक्रेसी हमें फेल कर रही है, और यूरोपियन यूनियन उस डेमोक्रेसी में फेल करने में एक रोल निभा रहा है। तो यूरोपियन यूनियन से अगर आप समझिए, ये मांग फ्रांस में भी उठ चुकी है, बहुत से लोग कह रहे हैं हमें यूरो नहीं चाहिए। अगर ये सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्या नाम है इनका, ग्रेट बिल्डर्स अपनी सरकार बनाने में कोalition के साथ, तो ये यूरोपियन यूनियन के लिए बहुत तगड़ा झटका होगा। अगर कहीं नीदरलैंड जैसी पावरफुल वेस्टर्न कंट्री निकलती है, तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि जर्मनी ही एकमात्र कंट्री है जो किसी तरीके से ईयू को होल्ड करना चाहती है, एक्सेप्ट जर्मन्स, नो वन वांट्स टू बी विद द ईयू। ये मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूं, ईयू के लिए बहुत ज्यादा एक गुस्सा है लोगों के मन में। हाँ, ऑफ कोर्स देयर विल बी पीपल इन एवरी कंट्री जो ईयू को फेवर करेंगे, मगर देयर इज अ लार्ज मेजॉरिटी, देयर इज अ वास्ट मेजॉरिटी जिसको अब ये लगता है कि ईयू हैज स्टार्टेड फेलिंग देम, डेमोक्रेसी इज ऑल्सो स्टार्टिंग टू फेल देम, बिकॉज डेमोक्रेसी से उनकी आइडेंटिटी खतरे में हो गई है, डेमोक्रेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। तो लोगों को अब डर लग रहा है डेमोक्रेसी से। तो ईयू का भविष्य ये डिटरमाइन करेगा कि डेमोक्रेसी जीतेगी या ईयू जीतेगा, बिकॉज पीपल आर नाउ वेरी स्केप्टिकल अबाउट यू। तो ईयू हैज अ वेरी डार्क फ्यूचर। एक बात कह के मैं रुक जाऊंगा, जो लोग हमें अंग्रेजों ये समझाते थे कि उन्होंने हमें ये दुनिया इंडिया ग्लू करके दिया, वो इंडिया को होल्ड कर रहे थे, वो यूरोपियन यूनियन को, वो यूरोप तो बना नहीं पा रहे और उन्होंने इंडिया को ग्लू करके दिया था। इंडिया वॉज इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स कल्चर, India was India because of its philosophy, its thousands and thousand years of lifestyle, Ved, Puran, Upanishad. This is what held India together. जी। एब्सोल्युटली। लेकिन अगर हम गेट ब्रिडर्स की बात करते हैं तो वो अपने एक इस्लामोफोबिक जो उनके व्यूज हैं उसके लिए जाने जाते हैं। इनफैक्ट नुपुर शर्मा का जो स्टेटमेंट और जो कुछ आया था उसको भी उन्होंने बैक किया था, और उसको लेकर भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काफी चर्चा हुई थी। अब जबकि हम नीदरलैंड्स में उनको आते हुए देख रहे हैं और जो उनकी एक छवि है, ऐसे में क्या आप फ्यूचर देख रहे हैं? किस तरह का आगे कुछ नज़र आता है गेट बिल्डर्स को लेकर? और फिर वहाँ पे क्योंकि बहुत सारे रेफ्यूजीज़ भी हैं, मुसलमान भी हैं, फिर और जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे इस सारी चीज़ को कैसे देखा जा रहा है? कैसे एक्सेप्ट कर पाएँगे इसको? देखिए उमर जी, इस्लामोफोबिया क्या होता है मेरी समझ में नहीं आता। मैं किसी भी तरीके से किसी भी मुस्लिम से, मेरे तो कई मुस्लिम दोस्त हैं, लेकिन अगर मैं एक किसी क्वेश्चन की एनालिसिस उनके प्रिंसिपल्स के आधार पे करना चाहता हूं, तो आप उसको इस्लामोफोबिया कह रही हैं। जैसे मेरे पाकिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त थे, वो कभी ये नहीं कह पाएंगे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कभी नहीं कह पाएंगे। तो ये इस्लामोफोबिया है कि हम उनसे कहें कि तुम बोलो हिंदू मुस्लिम भाई भाई। इस्लामोफोबिया हमारे अंदर नहीं है, इस्लामोफोबिया उनके अंदर है जो एक मुसलमान को मजबूर करते हैं ये कहने के लिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। वो लोग इस्लामोफोबिक हैं। इस्लामोफोबिक वो लोग हैं जो एक मुसलमान को ये मजबूर करते हैं कहने के लिए कि सारे धर्म इक्वल है, जबकि उसकी बिलीफ है कि सब गलत है और हम सिर्फ सही है। वो लोग इस्लामोफोबिक है क्योंकि उसको ट्रू इस्लाम प्रैक्टिस ही करने नहीं देते हैं। वो उसके मुंह में जबरदस्ती बात ठूस देते हैं, वो बेचारा भी डर जाता है कि अब हम करें क्या। और दूसरा आदमी भी है जो, और वो क्या कहते हैं, फॉल्स इक्विवेलेंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई एक हिंसा की घटना हुई तो वो आपका एक हिंदू का हिंसा का घटना बता देंगे, तुम भी ये हिंसा करते हो, देखो सेम चीज है, विदाउट अंडरलाइन की हिंसा रिलीजन के लिए की गई है या हिंसा पर्सनल मोटिव के लिए की गई है, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो पॉइंट ये है कि ये जो इस्लामोफोबिया है ये मेरे समझ की बाहर की चीज है। इस्लामोफोबिया किसी को नहीं है दुनिया में, कोई किसी आदमी से नहीं। आपको चर्च जाना है आप चर्च जाएं, मस्जिद जाना है मस्जिद जाएं, ईद मनाना है ईद मनाएं, दिवाली मनाना है दिवाली मनाएं, क्रिसमस मनाना है क्रिसमस मनाएं। प्रॉब्लम ये हो जाती है जब आप खुद कहते हो, मैं डॉक्टर इसरार को सुन रहा था, डॉक्टर इसरार बहुत फेमस पाकिस्तानी कमेंटेटर है, उनको सुनने के बाद तो मैं एक उनका वो सुना था जिसमें वो खतरनाक तरीके से बताते खुरासान की फोर्सेस उठेंगी और खुरासान से ये हो जाएगा, खुरासान का घमासान। मुझे लगा भाई उस घोड़े पे मैं बैठ गया हूँ, अब खुरासान ही जाके रुकूंगा मैं। इतना जबरदस्त वो डिस्क्रिप्शन दे रहे थे कि अब दुनिया एक हो गई है, वो जंगे बदर होगा। मैंने कहा भाई हेलो, ये आप कर क्या रहे हो इस तरह, और दुनिया एकदम वो सुनने के पता नहीं कौन युद्ध का वर्णन होने वाला है जो उसकी बात वो बता रहे हैं। तो डॉक्टर इसरार ने कहा कि मैं अमेरिका गया एक दिन, तो अमेरिका में मुझे अमेरिकन ने कहा कि हमें आपके मजहब से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पांचों वक्त नमाज पढ़ें, आप ईद मनाएं, आप मॉस्क में जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कहा कि किसी को हमारे मजहब से दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो दीन का आ रहा है, हमें तो दीन चाहिए जहां पे सब हमसे नीचे रहे और हम सब पे ऊपर आए।
तो ये तो भाई इस्लामोफोबिक हम हैं या इस्लामोफोबिक डॉक्टर इसरार हैं जो कह रहे हैं कि हमको दीन चाहिए। मजहब से तो दुनिया में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप पॉइंट ये है कि कोई आदमी किसी से क्यों नफरत करता है। अगर कोई हिंदू किसी मुसलमान से नफरत करता है तो क्यों नफरत करता है भाई, कारण तो होगा। अगर वो इसलिए करता है क्योंकि वो बोलता है तुम्हारे देवी देवता गलत है, तो भैया वही बात तो यहूदी बोलता है। ये बात बताने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह का कंसेप्ट लाने वाले तो यहूदियों से तो नफरत नहीं करा, बल्कि यहूद और हनूद में ही साजिश हो गई है। यहूद कहता है कि हनूद पूरा गलत का गलत है, और यहूद और हनूद अगर मिल जाए तो फिर वो दुनिया में इससे बड़ा बेहतर चीज क्या होगा। तो अब आप ये सोचिए कि इस्लामोफोबिया बेसिकली उस चीज का नाम है जो लोगों को सच बोलने से रोकती है, जो इस्लाम का सेक्युलराइजेशन। अगर आपको चाहिए कि इस्लाम इस्लामिक फॉर्म में रहे तो फिर तालिबान बनेगा ना, आप उसको ये भी नहीं बनाने देना चाहते। अगर वो तालिबान नहीं बना रहा है तो उसकी बेचारी की वो जो पॉलिटिकल सपना है वो तो अधूरा है। या तो फिर उसको कहिए कि वो कंप्लीट रूप से सेक्युलर हो जाए, कि वो उस देश के नियम कानून जहां वो रहते हैं, उस देश के नियम को, उस देश के कानून को, उस देश के संविधान को अपनी रिलीजियस किताब से ऊपर रखे, बात खत्म हो जाएगी। जिस दिन वो सरेंडर कर देंगे, सबमिशन टू द पार्लियामेंट ऑफ दैट कंट्री, दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, द मुस्लिम्स नीड टू सबमिट to the parliament, to the constitution, the same submission that they have before this। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर उनको अधिकार दीजिए कि वो गजवा हिंद करें। दोनों में आप उनको रोक के रखे हुए हो, तो उनको समझाइए कोई एक बात। या तो उनसे कहिए कि आप सेक्युलर हो जाओ, और या तो आप उनसे कहिए कि भाई ठीक है आप अपने हिसाब से जैसे रहना चाहते हो, फिर उनको गलत मत कहें। आप ये मत उनसे फोर्स करवा के बोले कि भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई, क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम भाई भाई भारत में होगा तो यही हिंदू मुस्लिम भाई भाई पाकिस्तान में भी होना चाहिए, बांग्लादेश में होना चाहिए, वहां नहीं हो रहा है। ये इज अ प्रॉब्लम। कोई किसी से नफरत नहीं करता। द प्रॉब्लम इज कि आप थ्योरी को सेक्युलराइज करें, सबको साथ मिलाएं, बताएं कि कल्चर आपका सबका एक है। फॉल्स इक्विवेलेंस और जबरदस्ती का जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस या एक एग्जांपल मत दे दें जो एप्पल एंड ऑरेंजेस वाली बात होगी, और उसको फिर दूसरे के उस पे ऐसा ये करेंगे तो समाज में वैमनस्यता आएगी। देयर इज अ टाइम टू सिट एंड टॉक, बोथ द कम्युनिटीज एवरीवेयर मुस्लिम सिट एंड टॉक जी। क्योंकि अब हम जो एक हम क्राइसिस देख रहे हैं ह्यूमन रेस पर, जंगें हो रही हैं, रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें, पैलेस्टीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लोग मर रहे हैं, हर जगह वायलेंस हो रहा है, कभी कहीं से हम कुछ सुनते हैं, कभी कुछ से, मतलब आए दिन कुछ ना कुछ नजर आता रहता है। तो ऐसे में क्या आपको पूरा एक भविष्य नजर आता है इस मानव प्रजाति का? क्योंकि बहुत ब्राइट भविष्य है। मेरा पीएचडी ही इस बात पे था। आप पिछले 100 साल का डेथ का कंपैरिजन कीजिए, और जो डेथ यूएन चार्टर के बनने से बाद हुआ है, डेथ मींस कैजुअलिटीज रिलेटेड टू बैटल, कैजुअलिटीज रिलेटेड टू आर्म कॉन्फ्लिक्ट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल टाइम वी लिव इन द वर्ल्ड। पिछले 1000 साल में आप दुनिया के सबसे पीसफुल टाइम में रहती हैं। वरना आप भूल गई अभी जब ये आते थे, सेंट्रल एशियंस आते थे, मंगोल आते थे, भैया मीनार बना के जाते थे डेड बॉडीज का। तो अब क्या हो गया है कि हमें पीस की आदत लग गई है, तो 150 लोग की डेथ हो जाती है तो वी गेट्स कि भाई ये क्या हो रहा है, दिस इज हैपनिंग अ लॉट। जबकि यही चीज आज से 200-300 साल पहले ये तो ऑर्डर ऑफ द डे हुआ करता था। यूरोपियंस ने इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं प्रोटेस्टेंट कैथोलिक के नाम पे, 30-40 साल तक नॉन स्टॉप लड़ाइयां लड़ी हैं, आधी के आधी पॉपुलेशन खा गए हैं भाई। वर्ल्ड वॉर 2 में रशिया की अंबर जी, आपको मैं बताऊं क्या कि 20% पॉपुलेशन गायब हो गई थी। मर्द ही मर्द बचे थे, औरत बची। जर्मनी हो या रशिया में 20 to 25% ऑफ द पॉपुलेशन रशियन वर द पीपल हु हैड द हाईएस्ट कैजुअलिटीज। वी लिव इन द मोस्ट पीसफुल टाइम, और पीसफुल की ओर हम जा रहे हैं। We are living in a better time, trust me. The only thing is that क्या सिचुएशन है उस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझना चाह रही थी, क्योंकि इतने ज्यादा एक तरफ कहते हैं लोग इस्लामोफोबिक हो रहे हैं, दूसरी तरफ हमें वायलेंस नजर आता है, कहीं पे जंगें हो रही हैं। ऐसे में आगे क्या फ्यूचर है? हम क्या रिलीजियस न्यूट्रलिटी की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए, मल्टीकल्चरलिज्म की तरफ, क्या मतलब आपको फ्यूचर नजर आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस विल बी द ऑर्डर ऑफ द डे एटलीस्ट 400-500 साल तक, और सेक्युलराइजेशन होगा। रिलीजियस आइडेंटिटी, रिलीजन का मतलब है लोकल कल्चर का यूनिवर्सलाइजेशन, ठीक है ना। जब आप लोकल कल्चर को दुनिया का कल्चर बनाने चलोगे तो लड़ाई झगड़ा होगा।
ठीक है ना, मारपीट होगी, काटम कूट होगी, ऐसे ही जाकर आप दुनिया को कहोगे कि भाई, मैं बता रहा हूं, आप दुनिया में 102 क्रिएशन थ्योरी है कि दुनिया में इंसान कैसे आए, ऐसी कहानियां 102 सोसाइटीज में हैं कि हम इंसान इंसान कैसे बना। तो किसी एक ने तलवार उठाई, उसने कहा मेरी थ्योरी सही है, बाकी थ्योरी गलत है, उसने गर्दन काट दी। तो ये जमाना जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की तरफ। मैन मेड लॉ विल बी द सुप्रीम लॉ, ये अब दुनिया 90% एक्सेप्ट कर चुकी है, ठीक है ना। और जैसे अब अरब वर्ल्ड है, जैसे अरब वर्ल्ड है, वो दुनिया को सिटीजनशिप नहीं देते, वो अपना सिटीजनशिप रखते, लेकिन किसी को सिटीजनशिप नहीं देते, ठीक है ना। उस तरीके का कॉन्सेप्ट दुनिया में आता जा रहा है, सबको सबका घर मिला है कि आप अपने कल्चर को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट कीजिए। अब इस्लाम सिर्फ एक ऐसा यूनिवर्सल, इस्लाम और कम्युनिज्म, यही दो ऐसे थ्योरी बचे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को नहीं मानते, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को नहीं मानते। ये कहते हैं सारी दुनिया में हमको रिवॉल्यूशन लाना है, हमको सारी दुनिया जीतनी है, ये नेशनल बाउंड्रीज या टेरिटोरियल बाउंड्रीज जो है इसको हमने ऑब्लिटरेट करना है। बस यही दो आइडियोलॉजीज बची हैं। बाकी 70 to 80% दुनिया ने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को स्वीकृति दे दी है। आपको पता होगा कि यूएन चार्टर के आने से पहले अंबर जी, किसी भी देश की टेरिटरी जो है वो गारंटीड नहीं होती थी, टेरिटरियां यूं मिटती थी, यूं बनती थी, समझ लिए ना। तो अब जो ये टेरिटोरियल कंट्रीज आ गई हैं, इसी को वर्ल्ड ऑर्डर को प्रिजर्व करने की लड़ाई चल रही है। तो अच्छा भविष्य है, सुनहरा भविष्य। 20 साल 25 साल में इस्लाम विल आल्सो कम डाउन, इस्लाम का सेक्युलराइजेशन होगा। मोहम्मद बिन सलमान जैसे लीडर्स हैं, वो इसको सेक्युलराइज करेंगे। इवन मुस्लिम्स भी बहुत हद तक सेक्युलराइज हो चुके हैं, वो कोई अब लड़ाइयां नहीं लड़ना चाह रहे। अब पाकिस्तान के 2-3 लोगों को छोड़ दीजिए जो खुरासान में जाके घमासान करना चाह रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए। बाकी जो है, इवन मुस्लिम्स आर मूविंग टुवर्ड्स पीसफुलनेस। जी, पाकिस्तान में तो एक स्यूडो वर्ल्ड बना हुआ है, वो अलग ही दुनिया में जीते हैं अपनी ही हाँ। बनाई हुई एक में। अरे मैं वो सुन रहा था उनका 20 मिनट का मैंने एक वो। वीडियो देखा अभिषेक जी, और मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया। पाकिस्तान के कुछ लोग हैं, लड़के हैं, उनसे रिपोर्टर पूछ रहा है कि आप साइंस या फिर जिहाद में से किसको चुनेंगे। तो बोले साइंस से तो क्या ही करना है, पाकिस्तान को तो जहाद से ही मतलब उसको आगे बढ़ाया जाएगा, तरक्की की जाएगी। सोमनाथ का मंदिर भी जहाद से ही जीता गया, मक्का भी फतह जहाद से हुई। तो मतलब अल्लाह ने जमीन बनाई तो वो रुकी हुई है, आप कहते हैं जमीन चलती है। तो ये मतलब अजीब अजीब तरह के बेवकूफी वाले ज्ञान, मतलब ये सिर्फ पाकिस्तान से निकल के आ सकता है। और ये तो उनको ही खाएगा, ये ज्ञान उन्हीं लोगों को खाएगा। कहाँ गया बचा क्या पाकिस्तान में। देख, अभी ये जो बेचारी लड़कियां आ रही हैं बाहर काम करने के लिए, इनको भी ये घर में बंद कर देंगे, तालिबान बना देगा। तो ये लड़ रहे हैं ना टीटीपी से। जी जी जी। तो टीटीपी को जन्म भी तो पाकिस्तान नहीं दिया, अब जिस चीज को जन्म देंगे तो आपको उनको पालना परोसना भी पड़ेगा। बच्चों को, जैसे बच्चे आपके होते हैं तो तरबियत पे सवाल माँ बाप के भी उठता है, अगर गलत काम करते हैं। अच्छा काम करने पर माँ बाप की वाहवाही होती है। तो खैर पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही है, और हमेशा इस तरह की चीजें। आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ा है कभी? उसका एक बड़ा मजेदार प्रोविजन है, आर्टिकल 31। आपने पढ़ा है अंबर जी कभी? मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जी हाँ, पता है। पाकिस्तान जैसे हमारा है ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं, हम कौन बनना चाहते हैं। पाकिस्तान का भी है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कि पाकिस्तानी कौन है, एक अच्छा और सच्चा पाकिस्तानी कौन है। ये सुन लीजिए, मैं पढ़ाता हूँ आपको, बड़ा मस्त है वो आर्टिकल, मैं पढ़ के बड़ा खुश होता हूँ। जब भी पढ़ता हूँ तो मेरा दिल हो जाता है। एक आर्टिकल 31 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसका टाइटल है इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। Steps shall be taken to enable the Muslims of Pakistan individually and collectively to order their lives in accordance with the fundamental principles and the basic concepts of Islam, to provide facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to the Holy Quran and Sunnah। तो वो बच्चा यही बोल रहा है, सही बोल रहा है, मतलब हम ये दुनिया ट्रांजिट है भाई। मैंने सुना एक मौलवी साहब कह रहे थे कि अगर एक बच्चा फेल हो गया, फेल होने दो, टमाटर बेचने दो उसको। सही बात, कोई जरूरत नहीं स्कूल कॉलेज में टमाटर भी नहीं बेचने के लिए। हाँ, अब वो जो भी बेचे। अब इसका दूसरा सुन लीजिए, दूसरा और भी मजेदार है। अब आगे गधे और कुत्ते बेच रहे हैं पाकिस्तान से चाइना को। हाँ, वो खुद को ही बेच रहे हैं गधे कुत्ते का, मतलब आप समझिए ना।
The state shall endeavor, as respects of Muslim of Pakistan, to make the teaching of Holy Quran and Islamiyat compulsory, to encourage and facilitate the learning of Arabic language, and to secure correct and exact printing and publishing of the Holy Quran. ये state constitutional project है, ये और ये constitutional फिर ambition है. ये डिमांड करते हैं कि भारत को तो सेक्युलर रहना चाहिए, भारत को सेक्युलर रहना चाहिए, अपने आप इनको कुछ भी करना है, ये चाहते हैं इनका भारत। मैं यही बोलता हूँ आपका एक, और ये मदरसे को गाली देते हैं अपने यहाँ. इनके जो बड़े वो हैं दानिशे है, वो बैठ के मदरसे को गाली देते हैं. तुम गाने कॉन्स्टिट्यूशन का सपना है मदरसा बनाना पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, पूरे पाकिस्तान को. एक सच्चा पाकिस्तानी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एक मदरसे का बच्चा है. एब्सोल्युटली, तो वही है ना कि आप पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के ऊपर तो आप कोई सवाल नहीं उठा सकते ना, आप उसकी डिमांड कर सकते, लेकिन आप आके बातें बना के सेक्युलर बनने का नाटक करते, तो ये सारी चीजें चलती है. लेकिन हमें क्या, हम तो खुश हैं, हम तो एक फ्री कंट्री में है और अच्छा. हाँ, और हमारी फ्रीडम हम नहीं जाने देंगे. हमारी फ्रीडम एग्जैक्टली, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. इस एब्सोल्युटली, फ्रीडम को हम नहीं जाने दे सकते. बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, आप चर्चा में जुड़े हमारे साथ और अहम बातें आपके साथ साझा हुई, उसके लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत. जय भारत.